हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम थोड़ा सा लीक से हटके बात करेंगे। हटके तो नहीं, ये समझ लें कि बिल्कुल करंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ मैं। आज हम कोई एकेडमिक वीडियो नहीं लाए। अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए थे वो सब मेरे सिलेबस ओरिएंटेड वीडियोस थे या टॉपिक्स से, स्टडी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो थे। आज मैंने देखा कि इतने दिनों से इतना कुछ मैं देख रही हूँ और सुन रही हूँ, कोरोना वायरस के ऊपर चल रहा है, अलग अलग चीज़ें रोज़ व्हाट्सएप पे आती हैं, फेसबुक पे सर्कुलेट होती हैं, वीडियो भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो एक्चुअली बहुत दिनों से मैं भी सोच रही थी कि ऐसा एक साइंस फील्ड से जुड़े होने के कारण मुझे भी ये टेम्पटेशन थी कि जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है और जितना इतने दिनों से मैं पढ़ पाई हूँ डिफरेंट रिसर्च पेपर्स और रिव्यू आर्टिकल से, तो उसको सबको इंटीग्रेट कर कर एक वीडियो ऐसा बनाऊँ जिससे कि जो बेस्ट पॉसिबल नॉलेज है मेरे पास या मैंने एक्वायर करी है इतने दिनों में, उसको आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और हम कुछ ऐसी, क्योंकि देखिए अब हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन को अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स हो गए हैं और अब कभी ना कभी लॉकडाउन खुलेगा। हमेशा तो ऐसा लॉकडाउन का स्टेज नहीं चल सकता और इकनॉमी भी डाउन हो रही है, इसलिए खुलना भी चाहिए लॉकडाउन। लेकिन जो केसेस है कोरोना वायरस के वो हम देख रहे हैं कि रेगुलरली बढ़ रहे हैं, इसलिए अब वो स्टेज आ गई है कि हमें खुद उठकर अपने लेवल के ऊपर अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखना है और कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे कि हम अपने आप को, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स सबको प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये वीडियो एक उसी सीरीज़ की शुरुआत है जो मैं डालती रहती हूँ अपने स्टडी लेक्चर्स, वो तो डलेंगे ही। उसके साथ साथ जब जब पॉसिबल होगा इससे रिलेटेड कुछ भी नई नॉलेज होगी मेरे पास या नई चीज़ मुझे पता पड़ेगी तो हम इसके वीडियोस भी डालेंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें। ये वीडियो मैंने ऐसी भाषा में बनाया, हालाँकि मुझे थोड़ा डिले भी ये वीडियो कोरोना वायरस का बनाने में सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाह रही थी कि जितनी लेटेस्ट रिसर्च है, रिसर्च पेपर्स को यूज़ करके मैं उस पूरे मैटर को इंटीग्रेट करूं और एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करूं जो कि साइंस वालों को नहीं, नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोगों को भी आसानी से समझ में आए। तो उसी की शुरुआत करते हुए मैं ये प्रेजेंटेशन हमारे एनजीओ फाउंडेशन, विजय फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ से मैं शिवी भसीन ये प्रेजेंटेशन आपके सामने ला रही हूँ। ठीक है, तो देखिए कोरोना वायरस से हम सब परिचित हैं, हम सब, अब ऐसा कोई भी नहीं होगा शायद जो कि कोरोना वायरस के बारे में जानता नहीं होगा। ये थोड़ी सी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की। हालांकि अब सबको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो एक रेट्रो वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। इसका साइज 26 से 32 केबी के बीच में है। यदि हम इसके 3 मेन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसका एनवेलप होता है, इसके स्ट्रक्चर का मेम्ब्रेन होती है इसमें, और स्पाइक प्रोटीन होता है। आप सभी ने, जो भी लोग इससे रिलेटेड बातें सुन रहे हैं, आप सब ने स्पाइक प्रोटीन के बारे में टीवी में, न्यूज़ में बहुत अच्छे से सुना होगा। ये भी बोला जाता है कि स्पाइक प्रोटीन कोई एक सिंगल स्पाइक प्रोटीन वाला वायरस है और 3 स्पाइक प्रोटीन्स वाला भी वायरस पाया जाता है। मतलब इसकी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, म्यूटेंट वेराइटीज़ है इसकी। जो सार्क हुआ था आज से कई साल पहले 2004 के राउंड अबाउट, ये उसी फैमिली का वायरस है। देन आपने ये भी सुना होगा कि स्पाइक प्रोटीन के वेरिएशन के हिसाब से डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। एल स्ट्रेन है इसका और एम स्ट्रेन है। तो जो एल स्ट्रेन है वो काफ़ी नुकसानदायक है। तो ये इसका एक, ये जो स्पाइक प्रोटीन का वेरिएशन है, कोई एक स्पाइक प्रोटीन वाला है, कोई 3 स्पाइक प्रोटीन वाला है, उसके बेसिस पे ये इंटीग्रेट करता है होस्ट की बॉडी में। अब जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ये ना एसिम्प्टोमेटिक है। जैसा कि अब तक आप सब लोग जान चुके होंगे कि एसिम्प्टोमेटिक है। कई बार इसके सिम्टम्स दिखते नहीं हैं और सडनली इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि सिम्टम दिख ही नहीं रहे और केसेस पॉजिटिव आ रहा है, जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका 3 स्टेजेस का इन्फेक्शन होता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है और जो सेकेंड स्टेज होता है वो सीवियर सिम्टोमेटिक पीरियड होता है जिसमें वायरस डिटेक्ट हो सकता है। एक्चुअली देखिए, एक मैं बात आपको यहाँ समझाना चाहूँगी कि जो वायरस होता है वो इमीडिएटली ऐसा नहीं होता कि आज ही अगर हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो कल वो आ जाएगा, टेस्ट में पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं, उस वायरस को थोड़ा समय लगता है। वो जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को जगाता है और हमारे इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ जब कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है
और वो वायरस जब हमारी बॉडी में नुकसान कॉज करना, पैथोजेनिसिटी जिसको हम कहते हैं, वो कॉज करना चालू करता है, तब हमें उसका टेस्ट जो है एंटीजन का प्रेजेंस डिटेक्ट होगा बॉडी में, या एंटीबॉडी उसके खिलाफ जो बनेगी उसका प्रेजेंस हमें बॉडी में दिखेगा, है ना। तो ये जो पीरियड होता है वायरस का, ये इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। आप सबने टीवी में सुना होगा, बार बार कहा जा रहा है कि 2 से 14 दिन जो है वो इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है, और लगभग 14 डेज लगता है, कहीं कहीं जगहों पे ज़्यादा समय भी लग रहा है। तो जो टाइम एक वायरस को बॉडी में आके हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में लगता है, वो कहलाता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, मैं ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स में नहीं जा रही हूँ, और ज़्यादा साइंटिफिक मेरी पूरी कोशिश है कि इस वीडियो को मैं बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में रखूँ, बिल्कुल साइंटिफिक टर्म्स का यूज़ नहीं करूँ। देखिए, इसके बाद इम्यून सिस्टम, थोड़ी सी बात हम इम्यून सिस्टम पे कर लेते हैं। एक्चुअली मैं खुद एज अ फैकल्टी वर्क कर रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में लास्ट 12 ईयर्स से, और मेरा एमफिल इम्यूनोलॉजी में रहा है, मेरा एमएससी का स्पेशलाइजेशन भी इम्यूनोलॉजी में रहा है, और मैंने खुद हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर काम करा है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस के ऊपर मैंने अरविंदो हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम तक काम किया था अपने एमफिल के दौरान। तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था कि हम इम्यून रिस्पॉन्स जाने कि हमारी बॉडी किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स को डील करिए, कैसे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है हमारी बॉडी में कोरोना वायरस के अगेंस्ट। तो मैंने काफ़ी सारे मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स, लास्ट ये बहुत अच्छी बात थी कि लॉकडाउन में क्योंकि घर पर ही थे तो काफ़ी टाइम था, तो मैंने लास्ट 2 मंथ्स में थरोली बहुत अच्छे से मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स की स्टडी करी है। सभी लेटेस्ट रिसर्च, चाइना से लेकर के यूएसए से लेकर इंग्लैंड से लेकर के सब जगह पर जो जो रिसर्च हुई है वो मैंने इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है, और मैंने अपने भी रिसर्च पेपर 2-3 पब्लिश किए, पर वो अभी अंडर पब्लिकेशन चल रहे हैं क्योंकि पब्लिकेशन हाउसेस लॉकडाउन के कारण अभी क्लोज थे, तो जल्दी वो भी रिलीज़ हो जाएंगे। और उस सब का निचोड़ निकाल कर मैंने कुछ बातों का सार निकाला है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपको दिए, सब में मैंने ये ब्रैकेट में रेफरेंसेस कोट करी हैं। सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी रिसर्च पेपर से ली गई है। बट जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हम आगे देखेंगे, ये सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ये क्योर नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छे फिजिशियन को कांटेक्ट करना है। पर ये मेरी तरफ से सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे पब्लिश्ड मतलब ऑथेंटिक रिसर्च जर्नल्स के अंदर पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन यूज़ की गई है। मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेशनल जर्नल के अंदर पब्लिश्ड है, और वहीं से मैंने मोर देन 50 पेपर्स को, रिसर्च पेपर्स, रिव्यू आर्टिकल्स को पढ़ के इंटीग्रेट की। तो मैंने जो सार निकाला है उसके हिसाब से 2-3 बातें बहुत क्लियर है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम मतलब जो हमारा परिरक्षा तंत्र है, जो प्रतिरक्षा तंत्र, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड इन हिंदी, लेकिन जो हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो कोरोना वायरस में किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। एक्चुअली जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो HIV वायरस होता है वो हमारी बॉडी में एड्स डिजीज़ कॉज करता है। अब ये एड्स डिजीज़ से भी कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है छोटी सी एड्स डिजीज़ में कि जो हमारी बॉडी के एक प्रकार के फाइटर सेल्स होते हैं, T सेल्स, उनका नंबर कम हो जाता है। हमारी बॉडी में मुख्यतः एक T हेल्पर सेल नाम का सेल होता है जो कि हमारी बॉडी का फाइटर सेल है, और वो उसका नंबर कम होने के कारण जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो हमारी बॉडी में कम हो जाता है, और हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है ना। तो वही चीज़ कोरोना वायरस में होती है। मैं मुख्यतः ज़्यादा साइंटिफिक उसमें न जाते हुए 3 बातें आपको बताती हूँ। जब हमारी बॉडी में कोरोना वायरस का अटैक होता है और वो हमारे इम्यून सिस्टम को इवेट करता है, तो हमारी बॉडी में जो एक प्रकार के प्रोटीन बनते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के जनरेशन से, साइटोकाइनिन्स, उनका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जो प्रॉपर लेवल पे जनरेट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। ये कोरोना वायरस हमारे इम्यून रिस्पॉन्स पर अटैक करता है, हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की क्षमता को प्रभावित करता है, और हमारी बॉडी के जो फाइटर सेल होते हैं, कहना चाहिए जो सैनिक होते हैं हमारी बॉडी के, T हेल्पर सेल, उनका काउंट कम हो जाता है।
ठीक है ना, ये 3 चीज़ें होती है। तो अब जो हमारा मोड ऑफ प्रिवेंशन होगा या मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा, वो हमें इसके लिए रास्ता क्या निकालना पड़ेगा कि हम अपने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि चाहे वायरस अटैक भी करे तो भी वो फाइट करके हमारा इम्यून सिस्टम ही जीते। ये सबसे अच्छा तरीका है इससे बचाव करने का, कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं। अगर वो टी हेल्पर सेल के काउंट को कम कर रहा है तो हम कुछ ऐसा इम्यून पावर दें अपनी बॉडी को कि वो अगर कम भी होए तो वो टी हेल्पर सेल हमारे दिए हुए इम्यून बूस्टर से बढ़ते रहें। तो अगर अटैक हो भी जाए गॉड फॉरबिड, तो कम भी हो अगर टी सेल का काउंट, तो जो हम इम्यून पावर दे रहे हैं उससे ये जो टी सेल का काउंट है ये बढ़ता रहे। ये ध्यान रखिएगा, यदि ये टी सेल का काउंट बढ़ता रहा तो ऑटोमेटिकली इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट होता रहेगा। और ये जो साइटोकाइनिन है उनका ओवर प्रोडक्शन रुकना चाहिए। ये अगर साइटोकाइनिन का इन्फ्लक्स हुआ, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बने, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, बॉडी के लिए घातक होंगे। तो हमें इन्हें रोकना है, टी सेल के प्रोडक्शन को बढ़ाना है और इम्यून रिस्पॉन्स प्रॉपर मात्रा में चलता रहे, ये एश्योर करना है। तो ये हम कैसे एश्योर करेंगे? छोटी छोटी सी बातें जो आप घर में बैठे बिना कुछ खर्चा किए कर सकते हैं, वो लेकर आई हूँ मैं आपके सामने। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप सब जानते हैं कि आपसे बार बार कहा जाता है एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, बेसिक प्राणायाम करिए, ये हम सब जानते हैं, हम सबको कहा जाता है। लेकिन इसका इम्यून सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट है? मैं एक तो आपको ये बात बता दूं कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में ये इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 7 नाम का प्रोटीन बनेगा। ठीक है, ये प्रोटीन क्या करेगा? आपका टी सेल बढ़ाने में, जो ऊपर मैंने बताया था कि टी सेल का काउंट कम करता है कोरोना वायरस, तो ये आपका टी सेल बढ़ाने में मदद करेगा। चाहे अब वायरस अटैक है भी या हो सकता है, अगर टी सेल का काउंट बढ़ा हुआ है तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, ये नंबर 1 बात रही। दूसरी बात, आपका जो टी सेल्स की क्वालिटी होगी वो भी मेंटेन रहेगी। अच्छे इफेक्टिव टी सेल्स का प्रोडक्शन होगा, ऐसे टी सेल्स जो कि इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव है। मैं बहुत ज़्यादा इम्यूनोलॉजी को इसमें नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसे हर नॉर्मल इंसान जो साइंटिफिक टोन में ज़्यादा नहीं जाना चाहता है वो भी समझ सके। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइजेस ये करती हैं कि वो इंटरल्यूकिन्स का प्रोडक्शन कराती हैं और इंटरल्यूकिन की प्रोडक्शन से टी सेल का काउंट बढ़ता है और टी सेल्स की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी प्रोड्यूस होती है। और जहाँ पर इन्फेक्शन हुई है वहाँ पर मैक्सिमम सेल्स ये इंटरल्यूकिन या प्रोटीन्स पहुँचा सकेंगे। तो इसका काउंट तभी बढ़ेगा जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे। अब देखिए, योगा सब लोग आजकल बेसिक जानते हैं कि जो बेसिक योगा है उसके अंदर अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब, उज्जयी प्राणायाम, एक बेसिक ओम का उच्चारण, ये आई थिंक सब लोग जानते होंगे। नहीं तो मैं आगे की सीरीज़ में एक ना एक योगा के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। और बेसिक एक्सरसाइजेस आप ज़्यादा कुछ मत करिए, सबको पता है लॉकडाउन का टाइम है। बेसिक जंपिंग जैक्स कर लीजिए, हल्की जॉगिंग कर लीजिए, बेसिक प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम तो बहुत ही, और प्राणायाम हर तरह का इंसान कर सकता है। यदि आप हार्ट पेशेंट भी हैं तो अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो प्रेग्नेंट लेडीज़, हार्ट पेशेंट, डायबिटिक इंसान सब कर सकते हैं। एंड कपालभाति भी, कपालभाति एक डायबिटिक इंसान के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है और जो हार्ट पेशेंट हैं वो भी हल्का हल्का कर सकते हैं, ज़्यादा फोर्सफुली ना करें। आई थिंक ये सबको पता होंगे, नहीं तो हम एक अलग से वीडियो इसके लिए भी बनाएंगे। और बेसिक एक्सरसाइजेस करिए, और यदि वो भी नहीं हो पा रहा है तो आपके घर में ही आप वॉकिंग करिए। ठीक है, घर ही के एरिया में या आपके टेरेस पे जाके आप वॉक कर सकते हैं। कुछ भी बॉडी का फिजिकल मूवमेंट करना है ताकि इंटरल्यूकिन्स का प्रोडक्शन हो सके, साइटोकाइनिन्स का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, देन हम बात करते हैं एक इम्यून बूस्टर काढ़ा जो कि आजकल काफ़ी चल रहा है, काफ़ी समय से मैं सुन रही हूँ और मैंने बहुत सारे देखे भी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक साइंटिफिक महत्व आपको समझाते हुए, क्योंकि मैं खुद एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, साइंस की टीचर हूँ, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी समझती हूँ कि हर प्रोडक्ट, हर इंग्रेडिएंट जो यूज़ हो रहा है वो अलग अलग इंग्रेडिएंट से एक तो अलग अलग काढ़े बन रहे हैं और उसके साथ में कौन सा इंग्रेडिएंट क्या आपको मेडिसिनल बेनिफिट दे रहा है, इसका अगर आपको नॉलेज होगा तो बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा आपके
लिए कोई भी चीज़ कंज्यूम करना। देखिए, सबसे पहले तो ये एक इम्यून बूस्टर जनरल काढ़ा जो कि आप आराम से घर पे बना सकते हैं, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसमें एक तो गिलोई यूज़ होगी, अभी सबको पता है काफ़ी टाइम से बाबा रामदेव जी ने इसका काफ़ी प्रचार किया है। जब से कोरोना वायरस इंडिया में आया, गिलोई का काफ़ी वो रहा है इम्पोर्टेंस, और गिलोई सबको पता है, इसीलिए आपको कहीं भी मिल जाएगी। 1 चम्मच गिलोई लेना है जो कि एक बहुत बड़ी इम्यून बूस्टर है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाने में हेल्पफुल होती है। देन 4 इसमें आपको काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च में एक लिप्रिन नाम का इंग्रेडिएंट होता है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी इनहिबिट करता है और एंटीसेप्टिक एक्शन होता है। खैर, कोरोना वायरस के केस में तो इसका एंटीसेप्टिक एक्शन इंपॉर्टेंट होगा, बट अदरवाइज भी ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट करती है काली मिर्ची। देन 4 जो है वो तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं। तुलसी के बारे में शायद एक कॉमन बात सबको पता होगी, ये कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन इमिट करने वाला प्लांट है और इसका एंटीवायरल एक्शन भी होता है। देन लौंग जो है, 1 लौंग इसके अंदर आपको डालना है। लौंग का भी एक अच्छा एंटीसेप्टिक, अभी मैंने इसमें साइंटिफिक नाम नहीं लिए क्योंकि मैं अगेन यही चाहती थी कि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके और सब समझ सकें इसे। तो 1 लौंग आपको इसके अंदर डालना है। लौंग भी सर्दी, खांसी, जुकाम, कोई भी एंटीवायरल स्टेट इंड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी होती है। देन 1 ग्राम हल्दी। हल्दी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जिसको क्यूकरमीन बोलते हैं, और क्यूकरमीन का जैसे कि मैंने यहाँ रेफरेंस भी दिया है, बहुत वर्क है इसमें जो ये प्रूफ करता है। क्यूकरमीन एक्चुअली रॉ हल्दी से, जो अक्खी हल्दी मिलती है या जो रॉ हल्दी होती है, उससे और अच्छा एक्सट्रैक्ट हो पाता है। अगर आप रॉ हल्दी यूज़ कर सके तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप खड़ी हल्दी लाके पीस के उसे यूज़ करें, पर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं देन आप पिसी हुई हल्दी जो मसालों में यूज़ होती है वैसी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और है कि इसमें काफ़ी वर्क है, काफ़ी रिसर्चेज है ये जो ये प्रूफ करती है कि क्यूकरमीन एक वेल एस्टैब्लिश्ड एंटीसेप्टिक है ना, काफ़ी बड़ा एंटीसेप्टिक है और एक हीलर भी है। कोई भी जख्म घाव भी होता है तो वो उसको हील करने की कैपेसिटी रखता है, एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी है उसका। तो 1 ग्राम हल्दी, देन एक 1/4 से जो स्पून होता है उससे भी थोड़ा कम धनिया पाउडर। धनिया का भी जो है इम्यून बूस्टिंग पावर्स होती है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब ये एंटी कैंसर एक्टिविटीज़ रखता है, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है, कैंसर होने से रोकता है। और मिंट पाउडर, ये शायद मैंने ज़्यादा कहीं काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे भी पता पड़ा, मिंट पाउडर पुदीना का पाउडर होता है। पुदीना जो एक तो वो कूलर होता है और उसकी एंटीवायरल एक्टिविटीज़ बहुत शानदार है। हर्पिस वायरस के अगेंस्ट इसकी एंटीवायरल एक्टिविटी स्टडी हुई और वेल रिपोर्टेड है डिफरेंट रिसर्चेज में, उसको डालना है इसमें। और 5 ग्राम गुड़। गुड़ के बारे में भी हमें सबको पता है कि गुड़ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। गुड़ जो है उस हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है, एंटीवायरल स्टेट भी उसका इंड्यूस करता है, और ब्लड प्यूरीफायर भी होता है, और उसके अंदर जिंक की भी अच्छी मात्रा होती है। ये जो है ये पूरी चीज़ें गुड़ में पाई जाती है। इसमें एक चीज़ और आप डालेंगे जो भी मुझे इंग्रेडिएंट काफ़ी टाइम बाद रिसर्च के बाद पता पड़ा, जावित्री। जावित्री भी एंटीवायरल एक्शन रखती है और इसके अंदर टर्पिनॉइड्स होते हैं और फिनोलिक एसिड होता है ना। इस सब के कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, तुलसी में भी एक यूर्गिनॉल होता है जो कि बहुत ही फीवर में भी कई बार आपने देखा होगा कि रिलीफ देने के लिए ये यूज़ की जाती है। तो इन सब को हम 1 कप पानी में डाल के बॉईल करेंगे, इतना कि वाटर जो है वो आधा कप रह जाए, और फिर इसे मॉर्निंग में आपको एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करना है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छा इम्यून बूस्टर जो है वो माना गया है, ठीक है। अब इसके बाद एक ये तो रही अभी की बात। अभी तो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, ज़्यादा लोग ऑफिस भी नहीं जा रहे, स्कूल कॉलेज भी नहीं जा रहा है, तो ये पॉसिबल है कि आप उठकर पानी वगैरह बना सकते हैं। लेकिन अब ज़्यादा समय लॉकडाउन चलेगा नहीं, बहुत जल्दी लॉकडाउन ख़त्म होगा। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम वो चीज़ बनाकर स्टोर्ड रख लें और उसको इंस्टेंटली एक ऐसा कुछ बना लें जो 1-2 महीने तक स्टोर्ड रहे और उसको हम हर दिन मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकें। तो ये एक मेरा बहुत ही ट्राइड टेस्टेड पाउडर है। ये हम लोगों के, मेरी मदर का जिम है उसमें भी हमने काफ़ी लोगों को दिया है। ये हर तरह से बेनिफिशियल पाउडर है। इसका वेट लॉस पर भी इफ़ेक्ट देखा गया है, इम्यून
इम्यून पावर बढ़ाने पे भी इफ़ेक्ट देखा गया है, और काफ़ी लोगों को तो इसने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी हैं। इसमें आपको क्या करना है, आप आधा किलो, महीने भर का पाउडर बनाने का मैं आपको हिसाब बता रही हूँ, आधा किलो आप अलसी ले लीजिए, ठीक है। 2 स्पून आप नीम पाउडर ले लीजिए, यहाँ ऑप्शनल है, आप नीम पाउडर भी ले सकते हैं, मेथी दाना भी ले सकते हैं, लेकिन जो नीम है उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। उसके अंदर निम्बिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है, वो एक बहुत पोटेंट ब्लड प्यूरीफायर है, हम सब जानते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत अच्छी उसकी एंटीसेप्टिक्स, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके कारण कि नीम पाउडर जो है वो काफ़ी यूज़ में आता है। तो 2 स्पून आप नीम पाउडर डालिए, रोस्टेड जीरा डालिए 2 स्पून, है ना, अजवाइन डालिए 1 स्पून, उसके अंदर दालचीनी 25 ग्राम हमें डालनी है ना। ये सब हमको एक पाउडर्ड फॉर्म में बनाना है। केवल अगर हम नीम पाउडर ले रहे हैं तो नीम पाउडर की क्वांटिटी, क्योंकि नीम डालने से थोड़ा सा आपको ये जो पाउडर है ये थोड़ा सा कड़वा लगेगा, इसलिए आप नीम की जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ नीम की जगह मेथी दाना भी यूज़ करें तो उसकी क्वांटिटी को भी हमको थोड़ा कम रखना है। देन दालचीनी जो है वो 25 ग्राम, सौंफ जो है वो हमें 2 चम्मच डालनी है, हल्दी भी 2 स्पून डालनी है, और सब चीज़ों को हम पहले या तो एक साथ हम कढ़ाई में डालकर सेक लें और फिर इसको ठंडा करके पीस लें। तो इसका ये देखिए इस कलर का एक पाउडर बन जाएगा, है ना। ये मेरे घर पे बना हुआ पाउडर है जो कि मैं हर दिन मॉर्निंग में कंज्यूम करती हूँ। इस तरह का एक पाउडर आपके पास बन करके रेडी हो जाएगा, और ये पाउडर फिर आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। आपको एम्प्टी स्टमक लेना है, थोड़े से गुनगुने पानी के साथ, है ना, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं, गुनगुने पानी के साथ आपको इसको लेना है ना। अलसी का भी बहुत बड़ा मेडिसिनल यूज़ है। अलसी एक तो ओमेगा फैटी एसिड का एक अच्छा सोर्स होता है, बहुत अच्छा सोर्स होती है, और जीरा का भी बहुत महत्व है यहाँ पे। जीरा जो कुछ भी मेडिसिनली करता है वो तो करता ही है, उसके साथ में ये वेट लॉस के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। दालचीनी का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका काफ़ी फ़ायदा देखा गया है। इवन सर्दी खांसी के इसमें भी दालचीनी यूज़ होती है, दालचीनी और सौंफ दोनों ही। और हल्दी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। अगर आपको ये नीम से थोड़ा सा कड़वाहट लगती है और इसका मतलब हमें इसका फक्का लेना है, जस्ट इसको माउथ में लेके और फिर पानी पी लेना है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा कड़वा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ भी किस के ऐड कर सकते हैं, इट विल हैव नो प्रॉब्लम, बल्कि गुड़ का तो अपना मेडिसिनल वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका पाउडर बना के, और ये आप आराम से 1-2 महीना स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब आगे आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो चालू हो जाएगी तो आपको हर दिन उठकर सुबह काढ़ा नहीं बनाना पड़ेगा, ये आप रख सकते हैं, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है हर तरह से। इसे तो कोरोना वायरस से पहले ही हम लोगों ने हमारे फिटनेस सेंटर में काफ़ी लेडीज़ को दिया था और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके देखे गए। देन इसके बाद हम देखें कि अगर हल्की सर्दी खांसी हो जाए, अगेन मैं एक बात यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियर कर दूँ, ये कोई भी आपको सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स बताए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कफ हो, बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी आप ये मेजर्स ले रहे हैं, नहीं। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और नॉर्मली 1 आध दिन में ठीक नहीं हो रही, देन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप एक अच्छे फिजिशियन को रेफ़र करें और डॉक्टर के एडवाइसेस को ही फॉलो करें। जो भी ये वीडियो है ये सिर्फ मैंने अपनी कलेक्टेड रिसर्च के बेसिस पे एक प्रिवेंशन का मोड आपको देने की, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है कि मैक्सिमम लोग इसे सुने, इसका बेनिफिट उठाएं और प्रिवेंटिव मोड पे चले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मगर अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है तो आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ रेफर ए गुड फिजिशियन, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत सर्दी खांसी होती है तो ये एक मेरा खुद का भी टेस्ट किया हुआ काढ़ा है। कुछ दिन पहले जब ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ तो मुझे भी थोड़ा ठंडा और खट्टा खाने में आ गया था, उस कारण से खांसी हुई थी। तो 4 से 5 मैंने काली मिर्ची की जो काली मिर्च आती है, या तो आप होल काली मिर्च ले लें, या अगर घर में पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर है तो आप वो भी ले सकते हैं, और उसको पानी में डाल लें और पानी को इतना उबालें, 1 कप वाटर में डाल लीजिए और इतना उबालिए कि उसका कंटेंट पानी का आधा रह जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसे ग्लास में पोर कर लीजिए। अगर तो आप खाली काली मिर्ची, क्योंकि थोड़ी सी गले में लगती है, अगर आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं तो आप इसे
कंज्यूम करें। अगर आप इसे कंज्यूम नहीं कर सकते बिना शक्कर के, तो आप ग्लास के अंदर, आपको पॉट में जहाँ पानी गर्म कर रहे हैं उसमें शक्कर नहीं डालना है, ग्लास के अंदर शक्कर डाल लीजिए और उसके अंदर ये जो काली मिर्ची वाला पानी आपने बॉईल किया है, जब ये आधा रह जाए तो इसे उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए और फिर मिक्स करके आप इसे अच्छे से पी सकते हैं। ये चीज़ आप रात में करें, क्योंकि इसे लेने के बाद आपको 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। बट मार्केट, मैंने इसे खुद पे, इन दोनों कारणों को मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है। मुझे खुद को सर्दी और खांसी होगी तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे हैं। तो आप इसे आराम से, दूसरा कोल्ड के लिए यदि आप बनाएं, अगर आपको खाली खांसी है, ड्राई खांसी है या कफ है, तो आप ये बना सकते हैं। और अगर आप कोल्ड के लिए, आपको साथ में जुकाम भी है, अगर आप कोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो फिर आप पानी 1 कप लेके उसमें 4 से 5 जो है वो काली मिर्ची डालिए, थोड़ा सा किसके अदरक डालिए, दालचीनी डालिए 5 ग्राम, थोड़ी सी हल्दी डालिए और ये सब आपको इतना गर्म करना है जब तक कि इसका जो अमाउंट है, थोड़े से तुलसी के पत्ते भी आपको इसमें डालने हैं और इसका अमाउंट भी हाफ़ रह जाए, वहाँ तक आपको इसको गर्म करना है, ठीक है। और जब उसका अमाउंट हाफ़ रह जाए तो फिर उसके बाद आप इसे अगेन ग्लास के अंदर शक्कर डाल के मिक्स करके आप इसे पी सकते हैं, ठीक है। ये तो जो 2 जनरल चीज़ें हैं, ये वो हैं जो हम जनरली हमें प्रिवेंट करती हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस से बचने के लिए आयुष मंत्रालय जो है उसने भी कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं, जिनका हम जहाँ तक हो सके पालन करें वो अच्छी रहेंगी हमारे लिए। अगेन उनकी तरफ से भी ये एडवाइजरी है, आगे जो भी है वो हमें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हमें डॉक्टर को रेफ़र करना है। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमें दिन भर पानी पीते रहना है और ये पानी पॉसिबली वार्म वाटर होना चाहिए, मतलब गुनगुना पानी, जिसको हम बेसिक भाषा में गुनगुना पानी बोलते हैं, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, वो कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहना है। रेगुलरली जहाँ तक हो सके आप योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी, मेडिटेशन तो मेंटल पीस के लिए, बट कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, जिससे कि आपका इंटरल्यूकिन साइटोकाइनिन का जो लेवल है, जो इंटरल्यूकिन 6 और 7 का लेवल है, साइटोकाइनिन का लेवल कम हो सके और इंटरल्यूकिन 6 और 7 का लेवल बढ़ सके, जिससे कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स बढ़े और जिससे कि आपके टी सेल, नए से नए टी सेल और अच्छे इफेक्टिव टी सेल आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें। दैन इसके बाद आप अपना जो खाना बनाएं उसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि टर्मरिक यानी कि हल्दी, क्यूमीन जो है यानी कि जीरा, कोरिएंडर यानी कि धनिया, गार्लिक यानी कि लहसुन, और यानी कि लहसुन, इन सब का, इवन अदरक का, जिंजर का यूज़ भी मैक्सिमम करें अपने फूड प्रिपरेशंस में। दैन इसके बाद जितने भी, ये तो आप सुन ही रहे हैं, शुरू से एडवाइजरी जारी हो रही है कि 10 साल से छोटे बच्चे और 65 ईयर्स से बड़े लोग जो हैं वो जितना हो सके पॉसिबली घर में रहें, लेकिन साथ ही साथ में जो भी अडल्ट्स हैं और च्यवनप्राश कंज्यूम कर सकते हैं, मैं सजेस्ट करूंगी कि सबको आप किसी भी कंपनी का, किसी भी अच्छी कंपनी का 1 स्पून च्यवनप्राश डेली दें। देन हर्बल टी, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक हम ये समझते थे कि एक चलन चल गया है, मैं खुद काफ़ी समय तक ये समझती थी कि ग्रीन टी का कंजम्पशन शायद एक चलन है, लेकिन ग्रीन टी में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते ही हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन ये इंटरफेरॉन, हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में एंटीवायरल स्टेट इंड्यूस करते हैं। यानी कि ये ग्रीन टी एक्चुअली क्या करता है, इंटरफेरॉन के लेवल को, बॉडी में इंटरफेरॉन के लेवल को बढ़ाता है। और इंटरफेरॉन क्या करता है, इंटरफेरॉन, यदि मैं बिल्कुल लेबर की भाषा में, साधारण भाषा में समझाऊं, मैं बिल्कुल साइंटिफिक भाषा में नहीं जा रही हूँ, इंटरफेरॉन ये करता है कि हमारी बॉडी को वायरल अटैक के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। अगर इंटरफेरॉन का लेवल और काम हमारी बॉडी में सही तरीके से हो रहा है तो वायरस इतनी आसानी से हमारी बॉडी के सेल्स को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो ग्रीन टी, ब्लैक टी, इन सब में क्या है, एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, यानी ये कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन तो देते ही हैं, लेकिन ये एंटीवायरल एक्टिविटी भी रखते हैं, क्योंकि ये इंटरफेरॉन के लेवल को बढ़ा देंगे, जिससे कि हमारी बॉडी के सेल्स इंटरफेरॉन से अफेक्ट नहीं हो पाएंगे। देन हर्बल टी आप घर में भी बना सकते हैं। 4 पत्ता तुलसी लेके थोड़ा सा दालचीनी डालिए,
3 से 4 काली मिर्च डाली। आप देखेंगे इंग्रेडिएंट वही है, बस उनका प्रपोर्शन एक आध इंग्रेडिएंट प्लस माइनस हो रहा है। थोड़ा जिंजर, हाँ रेसिन एक नई चीज़ है। रेसिन का मतलब यहाँ मुनक्का से है। मुनक्का का कंजम्पशन वैसे भी अच्छा माना गया है क्योंकि वो आयरन कंटेंट को बढ़ाता है बॉडी में, और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कैलोरीज यदि हमको चाहिए तो वो मुनक्का प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा गुड़, और हाँ जब भी आप ब्लैक टी बनाएं या जब भी आप ब्लैक कॉफ़ी बनाएं 2-4 ड्रॉप उसमें अगर नींबू के डालेंगे तो वो आपकी बॉडी में ज़्यादा गर्मी कॉज नहीं करेगी। अदरवाइज ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी पाइल्स की पॉजिटिव एजेंट हो सकती है। ठीक है, देन इसके बाद एक और चीज़ कही गई है आयुष मंत्रालय द्वारा कि घी या कोकोनट ऑयल का जो हमारी नाक की नॉस्ट्रिल्स होती हैं, ओपनिंग होती हैं, उनमें अप्लाई करें हम कोकोनट ऑयल या सीसम ऑयल, तिल्ली का तेल या घी। वो एक्चुअली उनके अकॉर्डिंग ये शायद बैक्टीरिया और वायरसेस को ट्रैप कर लेगा और अंदर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर नहीं करने देगा। देन इसके बाद ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग को जिसे हम लोकल भाषा में कुल्ला करना कहते हैं, उसमें हमें क्या करना है कि कोकोनट ऑयल माउथ में लेना है और उससे कुल्ला करना है एंड देन अगेन उसको थ्रो कर देना है, जैसा हम एक नॉर्मल कुल्ला करते समय करते हैं। देन गार्गल करना, गरारे करना जिसको एक जनरल भाषा में कहा जाता है, सॉल्ट वाले पानी से हमको गार्गल करना है। वो रेगुलरली करना है। वो किसी भी तरीके की थ्रोट इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्शन देगा, किसी भी बैक्टीरियल अटैक से हमें प्रोटेक्शन देगा। देन इसके बाद हमें स्टीम लेना है। ये चीज़ मैंने आज से बहुत दिन पहले, मुझे एक वीडियो आया था उसमें भी मैंने सुनी थी कि चाइना में इतने लोगों ने इसे कैसे क्योर किया कोरोना वायरस को। तो वहाँ बताया गया था कि उन्होंने मैक्सिमम, जब उन लोगों को लगा कि कोरोना वायरस बहुत स्प्रेड हो गया है, डॉक्टर्स भी इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो मैक्सिमम लोगों ने घर के अंदर गर्म पानी पिया, चाय कॉफ़ी गर्म पी और स्टीम लिया। बहुत लोग वहाँ स्टीम लेके क्योर हुए हैं, पर उस टाइम मैंने इस बात को इतना माना नहीं था। लेकिन अब जब मैंने रिसर्च की, इस वीडियो को बनाने से पहले जब मैं रिसर्च कर रही थी, मैंने बहुत सारे पेपर्स पढ़े, तब मैंने ये पाया कि हाँ स्टीम लेना, इन्हेलेशन जो है स्टीम का, मिंट या अजवाइन की स्टीम लेने से वो बहुत इफेक्टिव होता है। मैं ये नहीं कह रही कि हीट का इफेक्ट कोई डायरेक्ट रिलेशन है कोरोना वायरस से, ये अभी तक साइंटिस्ट प्रूफ नहीं कर पाए हैं, पर हाँ कुछ है जो कि इस चीज़ को, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन इसके बाद एक पेस्ट, यदि हमें थोड़ा सा सर्दी खांसी हो जाता है तो हम अदरक, मान लीजिए खांसी होती है या जिसको कहते हैं गले में खराश होती है, तो हम अदरक का पेस्ट, उसके अंदर थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा गुड़ डालकर एक पेस्ट जैसा बना सकते हैं और उसे हम ले सकते हैं। देन हम जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, हेल्दी खाएं। आजकल तो हम अनहेल्दी खा भी नहीं पा रहे हैं, बाहर का खाना टोटली बंद है, तो जितना हो सके हम प्योर और घर का खाना कंज्यूम करें, वार्म वाटर पिएं। इस तरह से हम सेफ बने रहेंगे। देन कुछ भी हो तो हम पैनिक न करें, अपने आप को असेस करें, अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करें। थोड़ा सा भी हमें शक होता है तो हम अपने आप को क्वारंटाइन करें और एक अच्छे फिजिशियन को अपनी बीमारी को बताने से हम घबराएं नहीं, डॉक्टर के पास जाने से घबराएं नहीं। और गवर्नमेंट जिस तरह से हमारा सपोर्ट कर रही है, हमारी भी ये एज अ सिटीजन ड्यूटी बनती है कि हम गवर्नमेंट का सपोर्ट करें। और मैं होप करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा। जैसे ही मेरे पब्लिकेशंस डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रहे हैं, मैंने इम्यून रिस्पांस इससे रिलेटेड उस पर भी पेपर लिखा है, ट्रीटमेंट मोड पर भी पेपर लिखा है। तो जैसे ही मेरे पब्लिकेशंस ऑन एयर होंगे मैं आपको तुरंत आगे कुछ अपडेट करूँगी। और इन दी मीन टाइम हम दूसरे वीडियोज़ छोटे छोटे और क्या प्रिकॉशन लेने हैं उन सभी बच्चों को जो अब धीरे धीरे घर से निकल के स्कूल कॉलेज जाएंगे, और हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है इस वायरस से, इस बीमारी से दूर रहने के लिए, वो मैं कंटिन्यूस छोटे छोटे वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़, आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, मैंने काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया इसे बनाने के लिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट किया है, तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना आप इस वीडियो को आगे ट्रांसफ़र कर सकें। मेरी कुछ फ्रेंड्स का भी बार बार कहना था कि आप इतने वीडियो डाल रहे हो, प्लीज़ कोरोना पर एक वीडियो डालो, आपका इम्यूनोलॉजी में इतना काम है तो आप उससे रिलेटेड एक वीडियो डालो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, आगे फॉरवर्ड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करिए कि किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है इस वायरस के अगेंस्ट और क्या हमें आगे करना है इससे बचने के लिए। थैंक यू वेरी मच।